हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट आईक्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई दिग्गज इन्वेस्टर जैसे कि राकेश झुनझुनवाला हो गया या फिर राधा किशन दमानी हो गया या फिर रामदेव अग्रवाल, जो जिनके बारे में मैंने रिसेंटली एक वीडियो में कवर भी किया था, तो जब भी ऐसे दिग्गज इन्वेस्टर का कोई कमेंट्री आता है या फिर कोई इंटरव्यू पब्लिश होता है, तो मार्केट इनके जो ओपिनियन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि इससे हम लोग को जो बड़े इन्वेस्टर्स है या फिर मार्केट का ओवरऑल जो सेंटीमेंट है या फिर कौन कौन से सेक्टर पे वो ज़्यादा बुलिश है, फिर कौन से सेक्टर पे ज़्यादा वो फोकस रखने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा आइडिया होता है। तो नॉलेज पर्पसेस के लिए या फिर स्टडी पर्पसेस के लिए हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो रिसेंटली राकेश झुनझुनवाला, जिनको इंडिया का वॉरेन बफे भी बोला जाता है और जिनको बिग बुल के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, तो इनका रिसेंटली एक कमेंट्री आया है या फिर इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, जिस पे वो इंडिया इकोनॉमी या फिर कोविड और जो कौन से सेक्टर्स हैं या फिर कौन से स्टॉक्स हैं जिस पे वो ज़्यादा बुलिश है, फिर जिस पे ज़्यादा वो फोकस रखने वाले, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया है। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, मेन जो फोकस होना चाहिए आपका, वो जो इनका ओपिनियन है उसके ऊपर होना चाहिए, आपके स्टडी पर्पसेस के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, मेन जो फोकस है हमारा वो जो इनके ओपिनियन है उसके ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले इनसे पूछा गया कि जो इंडियन मार्केट है फिर इंडियन इकोनॉमी है उसके बारे में उनका ओपिनियन क्या है। तो उन्होंने बताया कि फ़िलहाल जो इंडियन मार्केट है फिर इंडियन इकोनॉमी है, इस पर मनी फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। और ये जो बुल रन देखने को मिल रहा है फ़िलहाल हम लोग को मार्केट में, उन्होंने ये कहा कि ये कई सालों तक भी हम लोग को लास्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। और जब उनसे पूछा गया कि जो रिटेल इन्वेस्टर है या फिर आप यानी आरजे, तो आप यूएसए का जो स्टॉक है उस पर ज़्यादा फोकस क्यों नहीं करते, तो आरजे का यही कहना था कि जब घर ही पे हम लोग को अच्छा खाना मिल रहा है तो हम बाहर क्यों फोकस करें। मतलब जब इंडियन मार्केट ही यानी इस पे हम लोग को बहुत अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, तो हम लोग को यूएस पे फोकस करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने यही कहा कि वो इंडिया पे बिलीव रखते हैं और इंडियन इकोनॉमी जो है इसके ऊपर वो भरोसा रखते हैं, और रिटेलर को भी इस पे भरोसा रखना चाहिए, ऐसा आरजे का कहना है। और जो दूसरी चीज़ है जीडीपी के बारे में, उनका जो ओपिनियन है वो ये है कि फ़िलहाल जैसे कि आपने देखा होगा कोविड के चलते फ़िलहाल हम लोगों को जो इकनॉमी है, हम लोगों का जो इकनॉमी है उस पर भी हम लोग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो रिसेंटली आरबीआई ने भी जो जीडीपी प्रोजेक्शन है उसको भी घटा के 9.5% कर दिया। पहले जो प्रोजेक्शन था, जो 2021 में जीडीपी प्रोजेक्शन था वो 10.5 था, उसको घटा के आरबीआई ने 9.5 कर दिया। और बाकी जो रेटिंग एजेंसीज है उसने भी जो इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन वो 9 से लेके 10% तक रहा जीडीपी प्रोजेक्शन। लेकिन आरजे का ये कहना है कि इस जो फाइनेंशियल ईयर है इस पे हम लोग को 14 से 15% तक हम लोग को जीडीपी ग्रोथ होना देख सकते हैं। तो वो ज़्यादा इस पे बुलिश है। और जो ये 10% या फिर 11% जो भी हम लोग को प्रोजेक्शन देखने को मिला है, ये इसलिए देखने को मिला है क्योंकि जो बेस है ऑलरेडी वो बहुत लो है। क्योंकि जो जीडीपी कंपेयर होता है वो प्रीवियस ईयर जो है उसके साथ कंपेयर होता है, और आपको पता है 2020 से 21 जो फाइनेंशियल ईयर था इस पे जीडीपी जो है बहुत हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन होते हुए देखने को मिला, -7.3। तो जो अभी 10% जो आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं ये -7.3 के साथ कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए बेस इफेक्ट की वजह से जीडीपी जो है हम लोग को थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। और आरजे का ये कहना है कि अगले 3-4 सालों तक हम लोग को जो जीडीपी ग्रोथ है वो हम लोग को 10% के आसपास देखने को मिल सकता है। और जो रिसेंटली आपने देखा जो WPI डेटा आया, जिस पे जो WPI इन्फ्लेशन है वो 10% से भी ज़्यादा क्रॉस करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि एक चिंता की विषय है। और जो CPI इन्फ्लेशन है वो हम लोग को 6% के आसपास देखने को मिल रहा है। और आपको पता है जो RBI का मैंडेट है, MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनका मैंडेट है कि जो CPI इन्फ्लेशन है वो 2 से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए। तो फिलहाल तो हम लोग को 5 या 6% के बीच में ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आरजे का ये मानना है कि जो इन्फ्लेशन है CPI इन्फ्लेशन वो हम लोग को टेम्परेरी फेज़ में ही हम लोग को देखने को मिलेगा और बाद में जाके ये स्टेबल हो जाएगा। और जो तीसरी चीज़ है
तो उन्होंने ये कहा कि मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं मार्केट को टाइम कर पाऊँ। मतलब बहुत से लोग ऐसा सोचता है कि अगर अभी कोई शेयर 100 रुपये के आसपास चल रहा है, तो अगर मार्केट में थोड़ा बहुत हम लोग को करेक्शन देखने को मिलता है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो 80 रुपये पे आएगा तो इन्वेस्ट करता हूँ। तो लेकिन ये कब आएगा या फिर आएगा भी नहीं, इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कह रहे हैं, आरजे कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ कि मार्केट को टाइम कर सकूँ। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जो आपके एनालिसिस है या फिर जो स्टडी है उसी के हिसाब से आप धीरे धीरे एसआईपी मोड पे क्वांटिटी उठा सकते हो। तो और भी जो उन गवर्नमेंट के बारे में या फिर गवर्नमेंट का जो कई सारे रिफॉर्म्स लिया है उसके बारे में आर आरजे का यही कहना है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है जो फ़िलहाल एनडीए गवर्नमेंट है या फिर बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं अभी तक या फिर जो भी रिफॉर्म्स लाया है, चाहे जनधन अकाउंट हो या फिर जीएसटी हो गया, तो ऐसे जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिया है सरकार ने उससे वो बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसा आरजे का कहना है। और साथ ही साथ जैसे कि आज ही मैंने वीडियो बनाया डिस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो हम लोगों को रिपोर्ट्स आते हुए देखने को मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, आप चाहो तो देख सकते हो। तो आरजे का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है फ़िलहाल हम लोग को डिस इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसा आरजे का मानना है। और आपने अगर आरजे का पहले का भी इंटरव्यू देखा होगा, उस पर वो हमेशा एक बात कहता है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट को बिजनेसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का मेन काम है फैसिलिटेशन करना या फिर रेगुलेट करना मार्केट को, बिजनेसेस में इन्वॉल्व नहीं होना। ऐसा आरजे कई सारे इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो रेगुलरली ये बात कहते रहते हैं। तो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आरजे का कहना है वो ये है कि जो इंडिया में जिस रफ्तार में हम लोग को वैक्सीनेशन होते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से शायद हम लोग को थर्ड वेव कोविड का देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा आरजे का कहना है। क्योंकि आपको पता है फ़िलहाल हम लोग को सेकेंड वाला जो कोविड वेव चल रहा है, फ़िलहाल तो हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन सेकेंड कोविड वेव ने हम लोग का जो इकोनॉमी है या फिर ओवरऑल लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, जैसे कि आपको पता है। और आज ही जो रिसेंट न्यूज़ मिल रही है उसके हिसाब से आज 7 मिलियन के आसपास वैक्सीनेशन किया गया है ऑल ओवर इंडिया। तो आरजे का ये कहना है कि जिस रफ्तार में वैक्सीनेशन आगे बढ़ रहा है, तो अगर ऐसे ही वैक्सीनेशन होता रहा तो जो हार्ड इम्यूनिटी है वो हम लोग को डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से जो कोविड का थर्ड वेव है वो हम लोग को शायद से नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा आरजे का कहना है। और फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग के लिए होता है, उनको पूछा गया कि कौन कौन से सेक्टर पे वो ज़्यादा बुलिश रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जो मेटल स्टॉक्स है उस पर वो बुलिश है। उन्होंने ये कहा मैं सिर्फ बुलिश ही नहीं हूँ, मैं इस पर एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। यस दोस्तों, उनका एग्जैक्ट वर्ड यही था। और उन्होंने ये कहा जो सीमेंट स्टॉक है वो हम लोगों को अपने अर्निंग्स के हिसाब से 35 टाइम्स से लेके 40 टाइम्स इस वैल्यूएशन पे फ़िलहाल हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मेटल स्टॉक है या फिर स्टील स्टॉक्स है वो हम लोग को अर्निंग के हिसाब से 5 से लेके 7 टाइम्स इस पे ही हम लोग को ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। तो उनके हिसाब से ये कहना है कि जो मेटल स्टॉक्स है वो हम फ़िलहाल एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है। यस दोस्तों, इसलिए वो इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश है। और जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली आरजे ने जो टाटा स्टील है इस पर अपना हिस्सेदारी, मतलब इस पर अपना स्टेक लिया, वो भी 25 लाख शेयर लिया, 25 लाख रुपए नहीं, 25 लाख शेयर। अगर आप मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे वो शायद 300 करोड़ के आसपास ऐसा बैठ रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा वो एक्सट्रीमली बुलिश है। और साथ ही साथ जो बैंकिंग सेक्टर है उस पर भी वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, ऐसा आरजे का कहना है। और आपको भी पता है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो भी जो बैंकिंग सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रख रहे हैं। और फाइनली जो सेक्टर है जिस पे वो बुलिश है वो ये है कि फार्मा सेक्टर। आपको पता है पिछले 2 साल से जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से ऐसा कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो फार्मा स्टॉक्स है उसके लिए फ़िलहाल गोल्डन एरा चल रहा है। यस दोस्तों, जिस तरीके से जो कंपनीज है उसकी कमाई या फिर इनकम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते जो फार्मा स्टॉक्स है सारे उस पर हम लोग को बहुत शानदार रिटर्न्स देखते हुए मिल रहा है पिछले अगर 2 साल, 1.5 साल या फिर 2 साल की बात की जाए। तो आपको ये चीज़ पता है जैसे कि क्योंकि इंडिया को फार्मा कैपिटल भी बुलाया जाता है, क्योंकि इंडिया का जो वैक्सीनेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड उसका 50% से ज़्यादा इंडिया ही प्रोडक्शन करता है। और जो जेनेरिक ड्रग्स होता है उसका भी जो प्रोडक्शन है इंडिया ही करता है। तो ये थे 3 सेक्टर्स जिस पे वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। आप चाहो तो
अपना स्टडी भी कर सकते हो। फार्मा सेक्टर के जो टॉप कंपनीज हो गया, या फिर जो बैंकिंग सेक्टर से टॉप कंपनीज हो गया, जैसे कि HDFC, कोटक, ICICI, या फिर मेटल स्टॉक जैसे कि टाटा स्टील, JSW स्टील। तो ऐसे जो कंपनी से आप चाहो तो डीप फोकस कर सकते हो। और एक जो लास्ट में एक बात कही जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, वो ये है कि RJ ने ये कहा, जो भी मैं कह रहा हूँ उस सारे चीज़ों पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए मेरी कोई बातों को बिल्कुल भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि RJ ने निवेश कर लिया किसी स्टॉक में तो वो भी जाके माल उठा लेते हैं। क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो RJ का रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो अलग है, या फिर हर किसी का ही जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो अलग है। क्योंकि आपको पता है रिसेंटली जो DHFL जो डिलिस्ट होते हुए देखने को मिला मार्केट से, उस पर भी RJ का बहुत बड़ा हिस्सा था, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेक था DHFL में। तो वो हम लोगों को बिल्कुल बर्बाद होते हुए देखने को मिला। लेकिन उससे RJ को क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर RJ को 100 करोड़ 200 करोड़ का भी अगर नुकसान हो गया तो RJ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूँ कि हर किसी का रिस्क टेकिंग प्रोफाइल जो है वो अलग है। हम लोगों के लिए ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर जो कमेंटरीज होते हैं वो स्टडी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको एज एन इनपुट ले सकते हैं हम, और उसके बेसिस पे हम अपना स्टडी जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।